हाय। आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की श्रुति हिंदी ए का काव्य खंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित उत्साह और अर्थ नहीं रही है। तो बता देती हूँ कि जो निराला जी हैं उन्होंने ये जो उत्साह कविता लिखी है, पहली बार भाषा है खड़ी बोली। ठीक है। उत्साह कविता के द्वारा उन्होंने हम भारतीयों में उत्साह जगाने की कोशिश की है। ठीक है। यहाँ पर बादलों का आह्वान किया गया है, बादलों को पुकारा गया है, लेकिन बादलों के माध्यम से उत्साह प्रकट किया है। कैसे, वो देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धार ओर। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कह रहे हैं कि बादल गरजो, कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धार ओ। धारा धार का अर्थ क्या होता है? बादल। कि हे बादल, ओ बादल, घेर घेर घोर गगन, कि तुम अपनी गर्जना के साथ इस पूरे आसमान को घेर दो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अब इस पंक्ति के दो अर्थ हैं, ध्यान से सुनना। क्या कहा गया है? देखो, ललित ललित अर्थ मतलब सुंदर मनोहर, काले घुंघराले कि मतलब जो बादल है ना उनका आकार कैसा है? काले हैं, घुंघराले हैं। ललित ललित मतलब सुंदर और मनोहर है। ठीक है। बाल कल्पना के से पाले, और मतलब जो बादलों के जो आकार होते हैं ना, बालकों की कल्पनाओं के जैसे होते हैं। जैसे बालक होता है ना, आप देखिए, कभी भी हम बचपन में हमारी जो कल्पनाएं होती है ना, स्थिर नहीं होती। हम कभी कहते हैं कि हम जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। ठीक है। हमारी बचपन से लेकर जब तक हम थोड़े समझदार नहीं हो जाते, तब तक हमारी कल्पनाएं जो होती है ना, किसी भी चीज को लेकर, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में कुछ बनने को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जो हमारी कल्पनाएं होती है ना, वो हमेशा स्थिर नहीं होती है। वो समय समय के साथ बदलती रहती। ठीक वैसे ही अगर आपने कभी भी ध्यान से देखा होगा, बादलों का जो आकार होता है ना, वो भी बच्चों की कल्पनाओं के द्वारा, सॉरी, बच्चों की कल्पनाओं के अनुसार बदलते रहते। मतलब जैसे बच्चों की कल्पनाएं बदलती हैं, वैसे बादलों का आकार भी बदलता है। कभी आपने ध्यान से देखा हो तो कोई घोड़ा लग रहा होगा, कोई हाथी लग रहा होगा, कोई त्रिशूल लग रहा होगा, अलग अलग आकार के होते हैं। तो उनके आकार को कवि ने क्या कहा? एक तो कि जैसे बच्चों के बाल होते हैं ना, घुंघराले घुंघराले बाल, ऐसे तो उसी आकार के वो बादल होते हैं। और दूसरे, जैसे बच्चों की कल्पनाएं बदलती रहती हैं, ऐसे बादल भी अपना आकार बदलते रहते हैं। ठीक है। अभी तक तो जो पंक्तियां थी वो बहुत आसान थी, लेकिन जो गहरा भावार्थ है वो आगे की पंक्तियों में देखते हैं। विद्युत छवि उर्म, और मतलब हृदय, विद्युत मतलब बिजली, कवि नवजीवन वाले। ठीक है। तो कवि ने क्या कहा कि हे नवजीवन वाले कवि, बादलों को क्या कहा है? कवि कहा है। हे नवजीवन वाले कवि, तुम्हारे हृदय में तो विद्युत छवि है, मतलब कि तुम्हारे हृदय में तो विद्युत, बिजली, बिजली जैसी क्रांति छिपी हुई है। वज्र छिपा नूतन कविता, कि तुम्हारे हृदय में तो कठोर वज्र जो है वो छिपा हुआ है। नूतन कविता, जिस प्रकार एक कवि जो होता है वो एक नई कविता के द्वारा लोगों में उत्साह भरता है, उसी तरीके से बादलों को कहा है कि हे नवजीवन वाले कवि, हे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि, तुम्हारे हृदय में तो विद्युत मतलब बिजली जैसी क्रांति छिपी हुई है। ठीक है। वज्र छिपा हुआ है, नूतन कविता, और एक बार फिर से एक नई कविता का संचार करते। फिर भर दो बादल गरजे, कि मतलब यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कहा है। ठीक है। कि बादल गरजो, इतना गरजो कि वहां पर क्रांति आ जाए।
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बादलों में जो है वो एक वज्र जैसी कठोरता दिखाइए, बताइए। ठीक है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि मतलब कि एक क्रांति उत्पन्न कर दो, इतना गरजो, इतनी क्रांति ले आओ, इतना विध्वंस कर दो कि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों, कि मतलब इतना गरजो कि इतनी क्रांति आ जाए। ठीक है, बता देती हूँ ये कविता तब लिखी गई थी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। डायरेक्टली तो भारतीयों को ये संदेश नहीं दिया जा सकता था कि क्रांति लाओ। ठीक है, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को अंदर उत्साह जगाने के लिए बादलों के माध्यम से बोला था, कहा था कि तुम जो एक नवजीवन प्रदान करने वाले कवि हो, कि तुम ही एक नया जीवन ला सकते हो, इतना गरजो कि क्रांति आ जाए, सब जगह पे विध्वंस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे विध्वंस का अर्थ बच्चे जो है वो नकारात्मक दृष्टि से नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो विध्वंस का अर्थ है वो अत्याचारों से मुक्त होने के लिए है। ठीक है, अंग्रेजों के अत्याचार जो थे कि मतलब कि तुम सब मिलकर एक हो जाओ और एक क्रांति लाओ। जब क्रांति आएगी, जब हर जगह पे विध्वंस होगा, तो जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप दूर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बादलों के माध्यम से जो है वो क्या कहा है कि तुम्हारे अंदर ही कठोरता है, वज्र जैसी कठोरता है, तुम्हारे अंदर ही बिजली जैसी शक्ति है। ठीक है, तुम्हारे अंदर ही एक नई कल्पनाएं हैं, बच्चों के जैसे कल्पनाएं होती है, बच्चे नई नई कल्पनाओं में जीते हैं, तो तुम्हारे अंदर ही कल्पनाएं हैं, तुम ही जीवन दायनी हो, मतलब कि तुम ही जीवन प्रदान कर सकते हो। तो कवि जो है वो बादलों का आह्वान करते हुए, बादलों को पुकारता हुआ कहता है कि तुम एक क्रांति ले, इतना गरजो कि क्रांति आ जाए। ठीक है, अब आगे कवि क्या कहते हैं, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है, मतलब अब क्या कहा है कि बादलों को गरजने के लिए कहा कि विकल विकल मतलब व्याकुल व्याकुल, उन्मन उन्मन मतलब बेचैन। ठीक है, मतलब कि जहां पे कहीं पे मन नहीं लगता। ठीक है, उदास कह दो कि ये बादल गरजो। ठीक है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन की मतलब कि चारों तरफ क्या है, सभी बेचैन है, व्याकुल है, उदास है। क्यों है, विश्व के निधात के सकल जन, निधात का अर्थ गर्मी, कि संसार में जो गर्मी है, इस गर्मी से सारे लोग जो है ना वो व्याकुल हैं, उदास हैं, कहीं मन नहीं लगा। ये सच्चाई है ना, जब गर्मी बहुत होती है तो हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं लगता। ठीक है, तो कवि ने भी वही कहा कि हे बादलों, मतलब कि बादल गरजो, विकल विकल उन्मन के उन्मन, विश्व के निधात के सकल जन। तो पहले तीसरी लाइन, विश्व के निधात, निधात मतलब गर्मी, कि जो संसार जो है, सारे लोग जो है संसार के, वो गर्मी से इतने व्याकुल हैं, इतने बेचैन हैं, इतने उदास हैं कि तुम गरजो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब जो घन है, बादल जो है वो अज्ञात दिशा से, ठीक है, न जाने कौन सी दिशा से आए हैं। तप्त धरा, जो धरा जो गर्मी से जो तप रही है, जो धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, कि मतलब हे बादल इतना गरजो, अब जो ये धरा, ये जो धरती जो है ना, ये जो तप रही है गर्मी से, उसे शीतल कर दो। देखो बच्चे, यहाँ पर ठीक है उन्होंने बरसने के लिए कहा इन बादलों को, लेकिन इसका एक और भावार्थ है कि यहाँ पे बरसने के लिए क्यों कहा, कि जो क्रांति चारों तरफ हो रही है, जिसमें विध्वंस ही विध्वंस हो रहा है, अब मान लो अगर लगातार विध्वंस ही होता जाएगा तो नई जिंदगी कहाँ से शुरू होगी। ठीक है, नया जीवन प्रदान करने के लिए, नई जिंदगी प्रदान करने के लिए क्रांति को, विध्वंस को भी खत्म होना चाहिए। हाँ जी, निराला जी की दूसरी कविता अर्थ नहीं रही है। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि निराला जी ने ना इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जो कि बहुत भरपूर है। ये बसंत ऋतु का वर्णन है इसमें, इसमें फागुन के महीने का वर्णन है जिसमें होली आती है, फरवरी मार्च का महीना। अब देखते हैं क्या बताया है।
असली रही है आभा फागुन की तन सेट नहीं रही है। कि मतलब प्राकृतिक सौंदर्य, फागुन के महीने का प्राकृतिक सौंदर्य इतना भरपूर है कि अट नहीं रही है, कि वो सौंदर्य जो है वो समा ही नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कि मतलब देखो बसंत ऋतु में हर जगह पे फल फूल खिले होते हैं, ठीक है। और जब हर जगह पे फल फूल सब्जियां फसल जब सब जगह पे उगी होगी, तो जब हवा चलेगी तो फल फूलों की, सब्जियों की महक सुगंध घरों में भी आएगी, ठीक है। तो वही कहा है कि जब तुम सांस लेते हो ना, जब तुम्हारी ठंडी ठंडी हवा जब चलती है, तब घर घर भर देते हो, मतलब कि उस खुशबू से, फल फूलों की, सब्जियों की सुगंधों से, महक से तुम घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ठीक है। कि मतलब ये प्राकृतिक सौंदर्य इतना भरपूर होता है ना कि इसमें उड़ने का मन कर रहा हो। जैसे कि उदाहरण देते हो, जब बारिश आ रही होती है, जब बहुत गर्मी पड़ रही है और उसके बाद बारिश हो, अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में ना हमारा भी मन थोड़ा मनचला सा हो जाता है ना। किसी का मन करेगा पकोड़े खाने का, किसी का मन करेगा बारिश में नहाने का, किसी का बारिश में घूमने का, मस्ती करने का, कुछ भी। पर होता सभी का अलग अलग तरीके से मन है। सबका मन जो होता है मस्ती करने का तो होता ही है, ठीक है। मतलब वो अपने अपने तरीके से हो सकता है, किसी का खाने पकवाने से, किसी का बाहर घूमने से, है अलग बात है। लेकिन सभी खुश जरूर होते हैं दिल से, है ना। तो जैसे ही कहा है कि उड़ने को नभ में तुम पर करते थे, मतलब ये प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है ना कि उड़ने का मन कर रहा होता है, ठीक है। मतलब मस्ती करने का मन कर रहा होता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मतलब ये प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है ना कि सौंदर्य से अगर मैं आंख हटाना चाहता हूँ ना, तो वो हट ही नहीं रही है। होता है ना, जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो बार बार हमारा ध्यान उसी चीज को देखने का कर रहा होता है, ठीक है। हाँ जी, आखिरी पंक्तियां। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, ठीक है। अब जो है क्या कहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य फागुन के महीने का, बसंत ऋतु का इतना भरपूर है कि जो पेड़ों की डालियां ना पत्तों से लग गई हैं। कहीं पर हरे रंग की, कहीं पे लाल रंग की, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल। मतलब कि पेड़ों की डालियां इस तरीके से पुष्पों से, फूलों से भरी हुई हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अपने हृदय में पुष्पों की माला पहन ली है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। पाठ पाठ का अर्थ क्या है? जगह जगह, जगह जगह पर ये शोभा श्री, शोभा श्री का अर्थ क्या है? सौंदर्य से भरपूर। मतलब जगह जगह जो है वो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है कि पट नहीं रही है। पट का भी यहाँ पर अर्थ जो है वो समा नहीं रही है, ठीक है। मतलब कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो इतना अधिक है और वो जगह जगह पर है कि वो समा ही नहीं रहा। बच्चे बिल्कुल सच है कि शहरों में तो नहीं, लेकिन हाँ गांव में, जहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह सब जगह पे बाग बगीचे, फल फूल हैं, सब्जियां फसल वगैरह सब है, वहां पर ना जब सब्जियां उगी होती हैं, बाग बगीचों में फूल लगे होते हैं, तो बच्चे उनकी महक जो होती है ना वो सच में आ रही होती है। और यहाँ तक कि जब बारिश हो रही होती है या हवाएं चल रही होती है ना, तो सुगंध इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वो घरों तक भी आ रही होती है ना। तो सौंदर्य सच में बहुत ज्यादा, प्राकृतिक सौंदर्य जो है जब वो होता है ना, तो उसमें सच में मन कर रहा होता है कि हम उस प्राकृतिक सौंदर्य में जो है मस्ती करें। कोई कवि जो होता है वो सोच रहा होता है कि कोई नई कल्पनाओं के साथ कुछ नया सोच रहा होता है, नई कविताएं कर रहा होता है अपना। जो प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है सच में बहुत ही अच्छा होता है। और इस कविता में निराला जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, फागुन के महीने का वर्णन किया है, ठीक है, जिसमें ये बताया कि सौंदर्य इतना भरपूर है प्रकृति का कि वो समा ही नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई, निराला जी द्वारा लिखित उत्साह रटने की कविता समझ आ गई होगी। यदि अभी भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के उत्तर अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।
यदि पानी है हिंदी में अच्छे तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के संग। तब तक के लिए बाय।